कास्टिज्म कैन नॉट बी एंडेड विद एंटी कास्टिज्म। इस वाक्य के साथ में आज हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। यूजीसी रेगुलेशंस जो अभी हाल ही में देखने को मिले हैं, उससे लेकर के क्यों इतना गतिरोध और जो है एक तरीके से बवाल मच रहा है, इस पूरी समस्या की जड़ क्या है, क्या यहाँ पे पाठ्यक्रम से प्रासंगिक बिंदु हैं और कौन से बिंदु जो हमारी सिविक सोसाइटी को मेजर तौर पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को प्रभावित करने वाले हैं, इसका समग्र विश्लेषण पाठ्यक्रम के आधार से करने की चेष्टा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं दोस्तों, यह विषय काफी प्रासंगिक है। हाल ही में अगर आप अखबार देखेंगे, कोई भी द हिंदू उठा लीजिए आप लोग, लाइव मिंट है, प्रिंट है, हिंदुस्तान टाइम्स है, हर जगह पे एक ही चीज है आपके पास में कि यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री और यूजीसी नए इक्विटी रेगुलेशंस लेके आई हैं, समानता विनिमय लेके आई हैं। उसमें जो प्रावधान आए हैं, उन प्रावधानों के लागू होने को लेकर के, रेगुलेशंस को लागू होने को लेकर के छात्रों के बीच में यहाँ गतिरोध देखने को मिल रहा है। छात्रों के बीच में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, एक पॉलिटिकल फॉल आउट इसका देखने को मिल रहा है। जनता कह रही है इन रूल्स को वापस ले लेना चाहिए सरकार को। कहीं न कहीं जो ड्राफ्ट के अंतर्गत यहाँ पे जो चीजें देखने को मिल रही थी, उससे यह रूल्स काफी विपरीत है और अलग देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे कई लोगों ने रेजिग्नेशन भी देना शुरू कर दिया है। स्टूडेंट्स ग्रुप प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। समझने की कोशिश करते हैं मुद्दा क्या है। देखिए, यूजीसी ने आज से लगभग 12-14 वर्ष पहले, वर्ष 2012 में, इससे पहले इसी प्रकार के समानता रेगुलेशंस लाए थे। अब उसमें अद्यतन यानी अपडेट किया गया है, कुछ बिंदुओं को हटाया गया है, कुछ नए बिंदुओं को जोड़ा गया है। हम समझने की कोशिश करते हैं ये इक्विटी नियम क्या है, क्यों ये 2026 में आए इक्विटी रेगुलेशंस उच्च शिक्षा में समानता के नए ढांचे की जगह कहीं न कहीं समाज के अंतर्गत एक गतिरोध और विद्यार्थियों के अंतर्गत कहीं न कहीं ये भावना, एक प्रोटेस्ट की भावना लेकर के समक्ष में आ रहा है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि 2012 में क्या रेगुलेशंस थे और अभी 2026 में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पे इस चीज को समझना, बट हाँ मैं फिर बता देता हूं, ये सारी चीजें लागू हो चुकी हैं। भारत का जो राजपत्र है, गैजेट ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, उसके अंतर्गत इस जो है आपके पास में ये प्रकाशित भी किया गया है 13 जनवरी को। तो यह 13 जनवरी 2026 को अनिवार्य तरीके से लागू किया जा चुका है भारत में। और यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो है आपके पास में समानता के संवर्धन हेतु इन विनिमय का, इन रेगुलेशंस को लाया गया है। यूजीसी के द्वारा विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा मानकों और समन्वय निर्धारण के लिए यहाँ पे जो है इन्हें सशक्त किया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के समावेशन के अंतर्गत बताया जा रहा है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट यह चीज ला चुकी है। अब इसमें खामियां क्या है और पहले क्या रूल्स थे, अब क्या नए रूल्स होने वाले हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों का एक छोटा सा समय लेकर के बताना चाहूंगा रिपब्लिक डे ऑफर के बारे में। हमारे प्रारंभ 3 ईयर बैच जो हिंदी इंग्लिश में है, एट द सेम टाइम संकल्प 2 ईयर बैच जो हिंदी और इंग्लिश में है, सृजन टेस्ट सीरीज और सीसेट की क्लासेस आपको हैवी डिस्काउंट्स पे देखने को मिल जाएगी। एक नॉमिनल प्राइस पे आप इन बैचेस को और इन क्लासेस को ज्वाइन कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने क्लास का लिंक भी दे रखा है दोस्तों। अब यूजीसी के इन समानता विनिमय को, रेगुलेशंस को समझने की कोशिश करते हैं, इनके प्रावधान क्या क्या है। कई लोग कह रहे हैं कि ये क्या एक भेदभाव विरोधी है, क्या क्या नए नियम जो है आपके पास में गैर समावेशी है, क्या नॉन इंक्लूसिव है या नहीं। तो इसके ऊपर जब तक हम एक डेप्थ में नहीं जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो आइए हम एक विस्तृत व्याख्या, एक एक्सप्लेनर जो है इसके ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे जो यूनिवर्सिटीज परिसर है, तो इनकी कल्पना शिक्षण और अपॉर्चुनिटी के केंद्र के रूप में की जाती है। क्या हम पढ़ेंगे, हम ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर्स करेंगे, तो वहां पे हमें एक एजुकेशन मिलेगी, मेंटल फैकल्टीज डेवलप होगी, एट द सेम टाइम हमें लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। लेकिन वर्तमान में नए कानून में देश भर में आपके पास में कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो जो आपके पास में विश्वविद्यालय परिसर शिक्षण और अवसर के केंद्र देखने को मिल रहे थे, उन्हीं जगह पे अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, व्हाट वी कैन सी इज प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है कि यूजीसी ने जो नए जाति भेदभाव विरोधी नियम लाए हैं आपके पास में कि सर ये नॉन इंक्लूजनरी है, ये गैर समावेशी है, इसमें एक तबके को अनुचित शक्ति दी गई और दूसरा तबका हमेशा हाशिए पे, डर पे और कहीं न कहीं डिसएडवांटेज पे जीने वाला है। तो पहले क्या कानून थे,
उस वक्त तो ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। अब जो नए रेगुलेशंस आए, अब प्रोटेस्ट क्यों? क्योंकि पहले 2022 के अंदर जो गाइडलाइंस आई हुई थी, वो या था क्या थी? दिशा निर्देश। दिशा निर्देश का क्या मतलब है? एडवाइजरी है नेचर में, यानी कोई वैधानिक समर्थन, कोई स्टैट्यूटरी बेसिस नहीं है। आप स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है, आप चाहे तो इन्हें फॉलो करें। ये गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है। जैसे मैंने आपको दिशा निर्देश दिया, सुबह 6 बजे उठो, हर रोज समय पे नहाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, पढ़ाई करो। आपकी इच्छा है तो 6:30 बजे उठ रहे हो, आपकी इच्छा है तो 7 बजे उठ रहे हो। तो कोई वो बाइंडिंग नहीं है, ये एडवाइजरी नेचर होता है जब भी मैं गाइडलाइन दिशा निर्देश की बात करता हूं। परंतु इस बार जो आया है आपके पास में 2026 में, ये रेगुलेशंस है, ये विनिमय है। मतलब हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज को, हर हायर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, जो 12वीं से आगे की स्नातक और स्नातकोत्तर जो है शिक्षा और शिक्षण में व्यस्त है, उन सभी को वैधानिक रूप से कहीं न कहीं अनिवार्य किया गया है, कानूनन रूप से इसको लागू कर दिया गया है। मतलब पहले रेगुलेशन जो थे वो कहीं न कहीं आपके पास में स्वैच्छिक भी थे, कि आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें कि समान अवसर सेल जो है ये केवल एक सुझाव था, है ना? इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल एक क्या था? एक सुझाव था। पर अब तो सीधा बोल दिया गया कि नहीं, नहीं, ये मैंडेटरी है, पूरे देश में समान रूप से लागू होगा, हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे इसको लागू करना होगा। तो यहाँ पे जो जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी थी, वो एक लिमिटेड थी और वो भी फ्रेगमेंटेड हुआ करती थी। इतना ज़्यादा इसको लेकर के गतिरोध नहीं था। पर अब जवाबदेही का उल्लंघन अगर कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी करता है, पेनल्टी होगी, सीधा सख्त कार्यवाही होगी। उसका जो पैसा मिल रहा है, वित्त पोषण है, रोक दिया जाएगा, हो सकता है उसकी मान्यता रद्द कर दी जाए। तो यहाँ पे अब जो रेगुलेशंस आए हैं 2026 के, वो 2012 के दिशा निर्देशों से काफी अलग है। और बता दूं, कानूनन रूप से अनिवार्य भी है, वैधानिक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के रूप में इनको देखा जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया गया, मतलब लागू होगा भारत के ऊपर ये। तो अब विनिमय का ये उद्देश्य क्या है? हम क्यों यहाँ पे नए रेगुलेशंस लेकर आए? कि सर समता यानी इक्विटी को लेकर के, सर क्षमता, इन उद्देश्यों का, इन नियमों का एक उद्देश्य जो बताया जा रहा है कि सर जितनी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, सर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? आईआईटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, एम्स जैसे संस्थान हुए, ग्रेजुएशन और मास्टर्स और पीएचडी जो करा रहे वो संस्थान हुए, तकनीकी जो शिक्षा प्रोफेशनल दे रहे हैं वे संस्थान, मतलब 12वीं से ऊपर के सारे संस्थान HEI कहलाते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कहला सकते हैं वो। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का पक्षपात ना हो, निष्पक्षता हो, वे एक समावेशी व्यवहार हो बच्चों के साथ में, शिक्षा के अंतर्गत, और बच्चों का आपस में भी और बच्चों का संस्थान के साथ में भी एक समावेशी और एक निष्पक्ष व्यवहार हो, एक माहौल जो है वो काफी जो है समता का, इक्विटी का बना रहे। तो यहाँ कहा गया कि जो अनुसूचित जनजाति है और जाति है, SC और ST है, OBCs है, इनके खिलाफ भेदभाव को जो है, 3 कैटेगरीज के खिलाफ, जो रिजर्व कैटेगरीज है, इनके खिलाफ भेदभाव को कवर किया। क्या बोला है आपके पास में? कि कोई जाति, धर्म, नस्ल, जेंडर, जन्म स्थान या विकलांगता के आधार पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुचित व्यवहार नहीं कर सकता इन लोगों के साथ में। और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बोला कि सर यहाँ पे 4 यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस आपको लागू कर रहे होंगे। क्या क्या चीजें लागू होगी आपके पास में? 4 स्तंभ के रूप में बताया गया कि समान अवसर केंद्र, यानी यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल लगाना होगा, कि ताकि समावेशिता को बढ़ावा दिया जाए, एक नोडल निकाय बना जाए कि हर बच्चा जो हमारे पास आ रहा है हायर एजुकेशन लेने, उसको समान अवसर मिले। ऐसा नहीं कि कोई वंचित परिवार से है, कोई आपके पास में मार्जिनलाइज्ड है, तो उसे वह अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, उसे भी वो अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसके लिए EOS बनाया जा रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, समान अवसर केंद्र बनाया जाएगा। साथ में ही इक्विटी कमेटी का भी निर्माण किया जाएगा, जो कि शिकायतों को दर्ज करेगी, कार्यवाही करेगी और उसके अनुसार सिफारिश और रिकमेंडेशन करने का भी कार्य करेगी। एट द सेम टाइम एक लोकपाल होना चाहिए, एक ऑम्बड्समैन होना चाहिए, एक वॉचडॉग होना चाहिए, जो कहीं न कहीं आपके पास में एपेलेट अथॉरिटी का कार्य करे, एक स्वतंत्र अपीलीय प्राधिकरण हो कि सर अगर यहाँ पे EOC हो, इक्विटी कमेटी, अगर ये अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं, आप शिकायत कहाँ लेके जाएंगे? इस एपेलेट अथॉरिटी के पास लेके जाएंगे। एट द सेम टाइम उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पास में एक ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन भी होना चाहिए। अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्वयं का नहीं है, तो वह जिस यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं, उसका कहीं न कहीं आपके पास में शिकायत दर्ज कराने के लिए, अवेयरनेस और जागरूकता के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल होना आवश्यक है, ताकि ये इक्विटी गाइडलाइंस जो है अच्छे से इंप्लीमेंट हो। EOS की जो बात करें, समान अवसर केंद्र, तो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर क्या, इसकी भूमिका क्या है, जिम्मेदारियां क्या होगी? कि सर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी परिसर में समानता, समता और समावेशिता, इंक्लूजन, मतलब किसी को पीछे नहीं छोड़ो, इंक्लूजन की भावना हो, लास्ट इन द लाइन जो अंत्योदय है वो भी हमारे साथ में आए, तो इसको बढ़ावा दीजिए दोस्तों। जागरूकता हो, छात्र हो और शिक्षक हो, उनको
समाज में समावेशन का, इंक्लूजन का, भेदभाव विरोध करने वाले मुद्दों पे संवेदनशील बनाया जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए कि देखो यार किस तरह के तुम जाति की भेद नहीं करो, रंग भेद नहीं करो, धर्म भेद नहीं करो। इस प्रकार सहायता, जो वंचित समूह है उनको शैक्षणिक और वित्तीय सहायता जुटाने के लिए भी मदद करेगा। एट द सेम टाइम ये माहौल कि जो डाइवर्स बैकग्राउंड के जो छात्र आते हैं उनका सामंजस्यपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए भी यह कार्य करने वाला है। तो यहाँ पे गोज विदाउट सेइंग, अगर भेदभाव की घटनाएं होती हैं तो रिपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन एक तंत्र भी बनाए रखा जाएगा। तो यह आपके पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल। इसके अलावा यहाँ पे समता समिति की बात की गई। सर इक्विटी कमेटी बैठेगी। इक्विटी कमेटी के अंतर्गत इन्होंने कहा है आपके पास में कि ये जितनी भी शिकायतें आएगी, है ना, यह समिति उन शिकायतों की जांच करेगी। तो यहाँ पे अध्यक्ष जो है वो संस्थान का अध्यक्ष होगा, जैसे कॉलेज का हेड है या यूनिवर्सिटी का हेड होगा, तो वह जो है वह अध्यक्ष होंगे, इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। इसमें सदस्यों में 3 वरिष्ठ संकाय सदस्य, 1 गैर शिक्षण कर्मचारी होगा। तो 4 सदस्य तो ये हो गए आपके पास में। 2 बाहरी सदस्य भी होगा कि सिविल सोसाइटी के भी 2 प्रतिनिधि होंगे। जिस शहर में, जिस प्रांत में आप हो उस एरिया के जो आपके पास में सिविल सोसाइटी के भी कोई जो है बड़े मेंबर हो सकते हैं आपके पास में, ठीक है ना, जो प्रबुद्ध वर्ग से हो। छात्र प्रतिनिधि भी होंगे आपके पास में जो खेल और योग्यता के रखते हो आपके पास में। तो योग्यता और खेल के आधार पे 2 छात्र प्रतिनिधि भी हो। तो टोटल कहते हुए 2 + 2 4 है ना, 8 and 9 और ये एक 10। तो टोटल मिला करके 10 है। तो हेड के अलावा टोटल और 9 मेंबर। अब इसमें एक और चीज मैंडेटरी कर दी कि सर इन ओवरऑल 10 में से प्रतिनिधि जो हैं वो 5 तो क्या होंगे आपके पास में SC ST OBC महिला और विकलांग, है ना, इनको उचित प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। तो इन 10 में से 5 तो क्या होने वाले हैं, रिप्रेजेंटेटिव आने वाले हैं आपके पास में। कहां से आने वाले हैं, SC ST OBC महिला और पर्सन विद डिसेबिलिटी से आने वाले हैं। साथ में इनके भी ऊपर बिठा दिया गया है एक शिकायत निवारण तंत्र यानी लोकपाल, ऑम्बड्समैन। अगर कोई पीड़ित इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल या इक्विटी कमेटी के पास जाता है, शिकायत दर्ज करता है, समिति जांच करती है और कार्यवाही की सिफारिश करती है, और यहाँ पे यदि शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो वह लोकपाल के पास में जा सकता है। मतलब ये जो समिति जांच कर रही है, EOC काम कर रही है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो यहाँ पे ऑम्बड्समैन के पास जा सकते हो। ऑम्बड्समैन जो है आपके पास में एक ऐसे एपेलेट अथॉरिटी होगा, तटस्थ है, निष्पक्ष है, ये किसी भी, ना ही तो संस्थान के पक्ष में है ना ही बच्चों के लिए जो पक्षपात करेगा। ये आपके पास में एक निर्णय जो है इसके जो फाइनल होंगे, और लोकपाल ने जो निर्णय ले लिया, ऑम्बड्समैन ने जो निर्णय ले लिया वो बाइंडिंग होगा, वो संस्थान को फॉलो करना होगा, बच्चों को फॉलो करना होगा। तो यहां पारदर्शी और समय पर न्याय यह सुनिश्चित करने का भी कार्य करेगा। अब सबसे बड़ी बात, तो इतनी बड़ी व्यवस्था आपने कर तो दी सर, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बना दिया, इक्विटी कमेटी बना दिया, ऑम्बड्समैन बना दिया, ऑनलाइन पोर्टल बना दिया, ये सब हेल्पलाइन नंबर बना दिया। इसको एनफोर्स कैसे किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? तो यूजीसी कहती है कि सर मैं द्विवार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अनुपालन की निगरानी करने वाला हूं। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना, द्विवार्षिक बाई एनुअल रिपोर्ट यहां पे देखने की कोशिश करेगा। और ये कोशिश करेगा कि सर जो मैंने आपको 4 सेंटर बनाने की बात की है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है, इक्विटी कमिटी है आपके पास में, है ना, और ऑम्बड्समैन है और ऑनलाइन पोर्टल है, इन पे कैसे काम चल रहा है। तो अगर आपने काम किया तो अच्छा है, अगर नहीं किया, उल्लंघन किया इन नियमों का, तो दंड भी दिया जाएगा। नॉन कंप्लायंस के आधार पे यूजीसी योजनाओं में वित्त पोषण जो है, आपकी फंडिंग जो है, आपका रोकड़ा है, आपका पैसा है, वो रोक दिया जाएगा। डिग्री प्रदान करने या नए कार्यक्रम शुरू करने पे प्रतिबंध हो जाएगा। संस्थान की मान्यता वापस भी ली जा सकती है। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन सीधे तौर पे जिम्मेदार होगा इन सब चीजों का इंश्योर करने के लिए। तो अब सर विवाद का बिंदु क्या, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है इसके अंतर्गत। तो सर विवाद का बिंदु ये है कि ये नॉन इंक्लूसिव है, ये गैर समावेशी है, कि जो परिभाषा यहाँ पे दी गई है ना उसको समझिए। समस्या की जड़ है कि नियम जातिगत भेदभाव को केवल SC ST और OBC के संदर्भ में ही परिभाषित करते। आरोप यह है आलोचकों का कि सर सामान्य यहाँ पे जो है जनरल कैटेगरी, है ना, या फिर नॉन रिजर्व छात्र, वो इसको सुरक्षा से बाहर क्यों? कोई अगर जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ में अगर कोई दुर्भावना से भेदभाव हो रहा है, वो कहाँ जाए? आपने खाली इन्हें प्रोटेक्शन दिया, इन लोगों को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? तो सवाल ये उठाया गया, क्या सामान्य श्रेणी के छात्र जो हैं आपके पास में, उसके साथ जातिगत भेदभाव नहीं होता, उत्पीड़न नहीं होता? क्या वो वहां पे शिकार नहीं हो रहा किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन का? तो ये जो आपने एक कम्युनिटी को पीछे छोड़ दिया और बाकी सबको कहीं के SC ST OBCs को जो है परिभाषित कर दिया कि सर इनके लिए यह इक्विटी लॉ है, तो यह कहीं न कहीं चिंता का विषय बन रहा है। फिर है सेलेक्टिव प्रोटेक्शन।
सेलेक्टिव प्रोटेक्शन कैसे कि सर आलोचक तर्क देते हैं कि सर ये चयनात्मक सुरक्षा है जो सिक्योरिटी दी है आपने, पर ये सिक्योरिटी सेलेक्टिव है ग्रेडेड विक्टिम्स के लिए, श्रेणीबद्ध पीड़ितों के लिए, कि कानून यह तय कर रहा है कि पीड़ित कौन हो सकता है। आपने पहले ही बोल दिया कि एससी हो सकता है, ओबीसी हो सकता है या एसटी हो सकता है जनरल से भी कोई आदमी हो सकता है पर्सन जो इकोनॉमिकली वीकर और सोशली बैकवर्ड जनरल कैटेगरी में भी कई लोग हैं, वो लोग भी हो सकते हैं। भाई हर अंबानी तो बिलियनर नहीं है ना, हर अडानी भी बिलियनर नहीं है, हर टाटा भी बिलियनर नहीं है ना, नॉर्मल लोग भी तो होते हैं, उनमें भी तो अंत्योदय होते हैं, उनमें भी तो पीड़ित लोग हो सकते हैं। तो आप जनरल कैटेगरी में से लोगों को जो है मान ही नहीं रहे कि नहीं सर ये पीड़ित हो ही नहीं सकता, मतलब पहले ही लॉ ने तय कर दिया है कि सर पीड़ित तो एससी ही होगा, एसटी होगा और ओबीसी ही होगा। दूसरा, सुरक्षा से बहिष्कार दे रहे हैं आप हमें। एक अनारक्षित वर्ग, अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है, यहाँ पे वह निवारण तंत्र पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि कंप्लेन वो कर ही नहीं सकता। किस आधार पे कंप्लेन करेगा? पूछा जाएगा एससी से हो नहीं सर, एसटी से हो नहीं सर, ओबीसी हो नहीं सर, तो कंप्लेन ही नहीं दिया जा रहा, क्योंकि कंप्लेन करने का हक इन्हीं तीनों को दिया गया है आपके पास में। चौथा है आपके पास में ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। इसके कारण क्या होगा आपके पास में, अब जातिगत पहचान के आधार पे अस वर्सेस देन, हम और वो अलग, है ना? तो हम ही हम तो क्या हम, तुम ही तुम तो क्या तुम, परिसर में जातिगत पहचान के आधार पे क्या होता है मित्रों, विभाजन हो जाता है ना? तो यहाँ पे अभी तक जो छात्र अदरवाइज घुल मिल करके क्लास में बैठ रहे थे, कोर्सेज में साथ साथ चल रहे थे, थोड़ी बहुत फ्रिक्शन भी सही, पर साथ साथ कहीं कहीं कंधे से कंधा मिला करके अपनी 3 साल के कोर्स, 5 साल के कोर्स को कंप्लीट कर रहे थे। अब उनमें जो है जातिगत पहचान के आधार पे विभाजन हो जाएगा, घेटोइजेशन हो जाएगा। वो एससी वाले अपने साथ ही रह रहे, एसटी वाले अपने साथ ही रह रहे, ओबीसी वालों का अलग वर्ग बन गया, जनरल वालों का अलग वर्ग बन गया, एक भय पैदा हो गया। तो एक सोशल डिवीजन को कहीं न कहीं जो है, पोलराइजेशन को, ध्रुवीकरण को आप इससे बढ़ा दे रहे। फिर बोला कि सर प्रक्रियात्मक अतिरेक देखने को मिल रहा है। आपको नहीं लग रहा कि विश्वविद्यालयों के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा रूल रेगुलेशन लेकर आ रहे? अति सर्वत्र वर्ज्यते, जहां अति वहां शति तय है मित्रों। और यह कहा गया कि सर जो विश्वविद्यालयों पर आप अत्यधिक नियमन बना रहे, अत्यधिक नियंत्रण कर दे रहे, ये यूथ है सर रिवॉल्ट कर देगा, बांग्लादेश को याद करो, रिवॉल्ट कर देगा, नेपाल को याद करो। तो सिचुएशन कहां पे आकर के अटक जा रही है? सिचुएशन यही कह रही है, ये सेलेक्टिव प्रोटेक्शन जो है आपके पास में, इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को रिवैम्प करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए। माना कि रोहित वेमुला के साथ गलत हुआ था, माना कि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉन सेलेक्टिव वे में ग्रेडेड आप कहीं न कहीं जो है अपना एक्शन रेस्पॉन्स दीजिएगा। संवैधानिक आधार भी हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि सर अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो है सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष अधिकार दे सकते हैं। रिजर्वेशन ऑलरेडी है, स्कॉलरशिप्स ऑलरेडी हैं, हर चीज के अंतर्गत किया जा रहा है। अस्पृश्यता को तो अनुच्छेद 17 ने पहले से ही जो अनटचेबिलिटी को एक क्रिमिनल ऑफेंस मान रखा है। आर्टिकल 46 में जो है वीकर सेगमेंट्स के लिए जो है स्टेट को बोला गया है कि भैया आप इनके प्रोटेक्शन के लिए काम करोगे, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करोगे। बट यहां पे एक हथियार दे देना एक सेगमेंट के साथ में, एक कम्युनिटी के साथ में, ताकि वो दूसरे कम्युनिटी के ऊपर जो है उसका नकारात्मक प्रयोग भी कर पाए, आप इसे कैसे रोक पाइएगा? मैन यहां पे बात आ रही है इसकी, डॉगमेटिक थिंकिंग भी कहा जा सकता है इसको। बट बात तो सही है कि सर किसी टीचर, कोई टीचर अभी डांट पाएगा किसी को भी? कोई विद्यार्थी आपस में चलो खेल ही रहे हैं, स्पोर्ट्स में ही खेल रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि जब आदमी आवेग में होता पता नहीं क्या बोल रहा, क्या ही बोलता है, ठीक है ना? तो अब जो अदरवाइज कहीं न कहीं स्पोर्ट्स के अंतर्गत जो एग्रेशन देखने को मिल रहा है, अदरवाइज कहीं न कहीं जो है आपके पास में क्लास में जो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए टीचर की तरफ से एक तरीके से थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हैवी हैंडेडनेस देखने को मिल रहा है, मिलेगा। जब अनुशासन नहीं रहेगा आपके पास में, तो क्या संस्थान रह पाएगा? तो तर्क ये है कि असमानों के साथ में समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कहा सर आप लोगों ने। थोराट कमेटी ने भी ये भी कहा था कि इसने परिसर में अलगाव और भेदभाव को उजागर किया था। तो 2007 की थोराट कमेटी के बारे में जरूर आप लोगों को पढ़ना चाहिए इसके ऊपर। तो अभी मुख्य मांगे ये है कि भेदभाव की परिभाषा को कास्ट न्यूट्रल रखा जाए। कोई भी एक जाति, एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल, किसी भी दूसरे के खिलाफ जातिगत आधार पर डिफरेंशिएशन करे, डिस्क्रिमिनेशन करे, भेदभाव करे, अस्पृश्यता बताए, तो भैया वहां कंप्लेन होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये ही लोग कंप्लेन कर सकते हैं और कंप्लेन झूठी भी हो तब भी हम नहीं करेंगे। एक और यहाँ पे रोड़ा फंस रहा है कि सर पहले तो झूठी कंप्लेन होती थी तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाता था, पर अब बोले कि झूठी कंप्लेन पे भी कोई एक्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे विधि के समक्ष तो सभी समान है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ होना चाहिए। तो भेदभाव किसी के भी खिलाफ गलत है, चाहे वह हायर कास्ट हो चाहे वह लोअर कास्ट हो। तो न्यायालय वर्तमान में जो है नियमों की वैधता और दायरों पर जांच कर रहा है। ये सब जुडिस मैटर है। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, हमें एक चीज पे जरूर निहितार्थ
वे फॉरवर्ड, भविष्य की राह पे ध्यान देना चाहिए कि हम कोई नई खाई जो है आपके पास में है ना, नई खाई खोदे बिना ऐतिहासिक गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। हम पुरानी गलतियों को जस्टिफाई करके नई गलतियां ना करें, है ना? हम मतलब ऐतिहासिक गलतियों को बता करके नई खाई ना खोद दें, नए डिफरेंसेस ना क्रिएट कर दें। स्पेसिफिकली जो संवेदनशील दायरे हैं, इंस्टीट्यूशंस है हमारे भारत के, जैसे यूनिवर्सिटीज, जैसे कॉलेजेस, जैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो जातिवाद का मुकाबला रिवर्स जातिवाद, रिवर्स कास्टिज्म नहीं कर सकता है भैया। विचारणीय बिंदु है। नीतियों का लक्ष्य सामाजिक विभाजन को गहरा नहीं करना, बल्कि लोगों को तो एक साथ लेके आना है। यहाँ पे तो लोग जो है दो फाड़ हो जा रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि सर यहाँ पे ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करना है, परंतु नागरिकों को समान सुरक्षा भी तो देनी है। ये सारा काम आपको करना होगा। यूजीसी के नए नियम अनिवार्य है, ये सलाहकारी नहीं है। ईओसी लाया जाएगा, लोकपाल इसके ऊपर होगा, संस्थान में ये सब आवश्यक होंगे। भेदभाव की परिभाषा मात्र 3 कम्युनिटीज तक सीमित कर दी गई है। यहाँ पे सामान्य श्रेणी के छात्रों को बाहर रखने के कारण इसे गैर समावेशी कहा गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, हमें भी कंस्ट्रेंट्स रखने चाहिए। बट हाँ, एक टेलीग्राम के बारे में मैं जानकारी दे दूं आपको कि सर यहाँ पे क्लास से रिलेटेड जो अन्य अपडेट्स, जैसे डेली करंट अफेयर्स वगैरह, वो सब आपको यहाँ से रेगुलर मिलता रहेगा। और आपका क्या विषय में तर्क क्या है, मत क्या है, मुझे जरूर लिख के बताएं कि आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटीज में, आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या किसी प्रकार का भेदभाव देखने को मिला है। आप मुझे बताइए, आपके परिवार से, आपके समाज से, आपके शिक्षण संस्थानों से किसी भी प्रकार का आपके आपके भाई बहनों, आपके दोस्तों के साथ में कोई जातिगत भेदभाव हुआ है? अगर हुआ है तो उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है? आप सभी विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, यूपीएससी और अन्य पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। तो आपका पॉलिसी पर्सपेक्टिव और एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट क्या कहता है? क्या इस प्रकार हमें एक कम्युनिटी को पीछे छोड़ करके बाकी सब कम्युनिटीज को अनावश्यक रूप से एक तरीके से जो है यह रेगुलेशंस के अंतर्गत शिकायत का अधिकार दे देना, चाहे वो शिकायतें गलत भी हो तो इसके ऊपर कोई भी प्रकार का निवारणात्मक जो है कार्यवाही ना करना, आपको लगता है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं देगा? क्या हमारी दोस्ती संस्थानों में वैसी भविष्य में रह पाएगी? क्या टीचर स्टूडेंट रिलेशन वैसे रह पाएंगे? तो हमें यह समझने की कोशिश करनी है कि हम भारत में जो अस्पृश्यता संविधान ने खत्म कर दी है, जो कहीं न कहीं रिजर्वेशन पॉजिटिव एफर्मेशंस देखने को मिल रहे हैं, अब संस्थानों में, दायरों में, इंस्टीट्यूशंस में जो इनसेंसिटिव है, संवेदनशीलता है, उसे खत्म किया जा रहा है। आपके पास में संवेदनशीलता को बढ़ाया जा रहा है इनके माध्यम से। आप अपना मत जरूर बताइएगा। पॉलिटिकली न्यूट्रल जरूर रहना है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करनी है तो तर्क जो है, संविधान प्रासंगिक होने चाहिए, पाठ्यक्रम प्रासंगिक होने चाहिए। आपसे आज्ञा चाहूंगा। आई विल टेक योर लीव नाउ फॉर द डे। थैंक यू। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली। गॉड ब्लेस यू ऑल।